किस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन और आंसर हम आपको बताने वाले हैं, साथ साथ में आपको पीडीएफ भी देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपका अपना ही चैनल है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को समय रहते हैं सारी जानकारी और एग्जाम की तैयारी आपकी होती रहेगी। ठीक है, ये बीए ठीक है थर्ड ईयर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है, याद रखेंगे आप सभी। ओके, सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास है ही और प्रश्न पत्र का नाम है स्टेट इकोनॉमी एंड ठीक है सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है प्राचीन काल का राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज भारत। ठीक है, तो आपको इसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस पेपर में ये प्रश्न पत्र का नाम है, तो इसी से जुड़े सारे क्वेश्चन होंगे। और आज की इस वीडियो में आपको फर्स्ट यूनिट से जुड़े क्वेश्चन क्लियर कराएंगे, फिर आने वाले दो में सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर तरह सारे यूनिट कवर कराएंगे। वो आप सभी को मालूम है कि हर सब्जेक्ट 8 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, तो 8 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट से जुड़े क्वेश्चन जानते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में वर्ण और जाति के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में प्रश्न ऐसा ही आएगा कि प्राचीन भारत में वर्ण के बारे में बताइए, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताइए और जाति व्यवस्था के बारे में बताइए। तो आपको सिंपल सा उत्तर लिख देना है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज के 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण, इसके अंतर्गत समाज के 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ठीक है, आरंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, मतलब कि कर्म के अनुसार, ठीक है, आपको उस भाग में मतलब कि रखा जाता था। ठीक है, कि आपके कर्म हैं इस हिसाब के, तो उसी वर्ग में आपको रखा जाता था। लेकिन उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद, ठीक है, जन्म आधारित हो गई। ठीक है, यानी कहने का मतलब ब्राह्मण है, ठीक है, जो ब्राह्मण है वो पुजारी होगा। ठीक है, ठीक है, विद्वान, शिक्षक, कवि, लेखक, आज क्षत्रिय और योद्धा, प्रशासक, राजा, यानी कि ये सब आपके जन्म आधारित हो गई। ओके, मेन पॉइंट आपको यहाँ पर यही ध्यान देना कि ये हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो पहले कर्म आधारित थी और वो उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था क्या थी। ठीक है, प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था के बारे में बताना है। तो जाति व्यवस्था हिंदुओं को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करती है। ठीक है, जाति व्यवस्था जो है वो हिंदुओं के 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करती है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ठीक है, कई लोग मानते हैं कि समूहों की उत्पत्ति सृष्टि के हिंदू देवता ब्रह्मा से हुई। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं, सिंपल सा उत्तर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है कि जात की अवधारणा क्या है, इसके बारे में बताइए। तो वास्तव में जात मनुष्यों के अंतर्विवाही समूह या समूहों का योग है, जिसका एक सामान्य नाम नहीं होता है, जिसकी सदस्यता अर्जित ना होकर जन्मना प्राप्त होती है, यानी कि जन्म से प्राप्त होती है कि आप किस जात के हैं। ठीक है, और जिसके सदस्य समान या मिलते जुलते पैतृक धंधे या धंधा करते हों और जिसकी शाखाएं समाज के अन्य समूहों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक निकटता का अनुभव करते हों, उसे ही हम जात का, ठीक है, नाम देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जात जो है वो जन्मजात प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि जन्मजात अर्जित होती है। ठीक है, और जिसके सदस्य समान मिलते जुलते, यानी कि उनके जो पूर्वज थे, उनके बाबा जी थे, उनके पिताजी के पिताजी थे। ठीक है, मान लीजिए आप हैं तो आपके पिताजी के पिताजी जो धंधा करते थे, जो काम करते थे, जैसे कि मान लीजिए आप लोग एग्जाम्पल के लिए बोलते नहीं कि एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, जो लोग सब्जियां उगाते हैं वो मौर्य हो गए, जो लोग गाय भैंस ज़्यादा रखते हैं वो यादव हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार, ठीक है, उनके जो पैतृक यानी कि जो पिताजी धंधा करते थे, ठीक है, उसी के हिसाब से जात का चुनाव भी किया जाता है। जैसे कि बनिया लोग होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कुछ तो जन्मजात होते हैं और बाद में कुछ लोग अपने धंधे के अनुसार अपनी जात का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होना चाहिए था भाई, वो मैं आपको इसमें शायद 1 मिनट देख रहा हूँ अगर होगा। हाँ, ये देखो, आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। आश्रम पहले तो यहाँ नहीं, आश्रम व्यवस्था के पहले हम बारे में जानते हैं। ठीक है,
पहला प्रश्न है मतलब कि आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो आश्रम पद्धति में मानव जीवन को एक तीर्थ यात्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। किस रूप में? तीर्थ यात्रा के रूप में, ठीक है, जिसमें मनुष्य अपने जीवन यात्रा के 3 पड़ाव, ठीक है, अपने जीवन के 3 पड़ाव ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ पर ठहर कर फिर संन्यास आश्रम में जीवन यात्रा के लक्ष्यभूत चरम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसलिए आश्रमों में जो भी पुण्यजनक कार्य किए जाते हैं, ठीक है, वो सभी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो आश्रम व्यवस्था है, इसको समझने के लिए आपको 4 जो इसके पार्ट हैं, जो इसके प्रकार हैं, उनके बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का जो मतलब कि जब से वो जन्म लेता है अपने जीवन से लेकर मरण तक की, ठीक है, क्रिया को एक प्रकार से आप बोल सकते हैं आश्रम व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है कि जिसमें मनुष्य अपने जीवन यात्रा के जो पड़ाव होते हैं वो व्यतीत करता है। कुछ आश्रम के प्रकार होते हैं उनके अंतर्गत, जो कि इसका उत्तर आपको अच्छे से समझ में जब आएगा जब आश्रम के आप प्रकार समझेंगे, तो जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। पहला आश्रम आपका ब्रह्मचर्य हो गया, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा हो गया गृहस्थ आश्रम। तीसरा हो गया आपका संन्यास आश्रम, ठीक है, और चौथा हो गया वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। ये वाला पहले लिख लीजिए। पहला आपका ब्रह्मचर्य हो गया, फिर गृहस्थ आश्रम हो गया, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास होता है, ठीक है, फिर संन्यास आश्रम, लास्ट में संन्यास आश्रम होता है। क्लियर? तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ है, ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है सात्विक जीवन। सात्विक जीवन बिताने का मतलब हो गया एक शुद्ध जीवन, ठीक है, एक शुद्ध जीवन, ठीक है, एक सादा जीवन, एक शुद्धिकरण वाला जीवन, शुभ विचारों से अपने वीर का रक्षण करना। आप लोग समझते होंगे, ठीक है, अपने शुभ विचारों से मतलब कि अपने अंदर ऐसे विचार लाइए जिससे आप लोगों की जो बॉडी है वो किसी भी प्रकार की क्रिया कर ना सके, ठीक है। अपने अंदर अच्छे विचार लाइए जिससे आप अपने वीर की, ठीक है, रक्षा कर सके। जो आपके वीर हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, हार्मोन, वो उसकी रक्षा हो सके। भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना, ये सब होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, ठीक है। यह वैदिक धर्म वर्णाश्रम का पहला आश्रम भी है, जिसके अनुसार 0 से 25 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम। और जिस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थी को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है, उसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम समझ में आ गया? क्लियर? कोई हार्ड नहीं है, ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है कि भाई गृहस्थ आश्रम क्या है। गृहस्थ आश्रम के बारे में जानते हैं। 4 आश्रम है जो कि मैंने पहले बता रखा है कि पहला आपका हो गया ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर आपका वानप्रस्थ और चौथा आपका संन्यास, ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति के जीवन का वह भाग है जिस पर उसके परिवार की, समाज की और राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है। यह मानव जीवन का स्वर्णिम काल है जिसमें वह धर्म, अर्थ, काम, इन 3 पुरुषार्थों का यथोचित सेवन कर सकता है। यही वह आश्रम है जिसमें व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग का यथोचित सेवन कर सकता है। यानी कि गृहस्थ आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, व्यक्ति के जीवन का वह भाग है जिस पर उसके परिवार, ठीक है, उसकी फैमिली जो है, समाज है और जो देश है, राष्ट्र की उन्नति इस पे ही निर्भर करती वही उम्र होती है गृहस्थ आश्रम की, ठीक है। वहीं पर आप लोग अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र के लिए जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपको करना है, ठीक है, वो सब गृहस्थ आश्रम में किया जाता है, ठीक है। ये जो होता है वो करीब आपका 26 साल से, यानी 25 साल के बाद फिर 26 साल से 50 साल तक होता है, ठीक है, गृहस्थ आश्रम का समय सीमा, टाइम टेबल, ठीक है। यानी कि कुल मिला के 25 साल होती है, ठीक है, 26 से 50, ठीक है, टोटल 25 साल, ठीक है, 26 से 50 वर्ष तक। 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच के अगर आप हैं तो आप गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको जानकारी ली जाती है, ठीक है, उनका भी आपको सेवन करना रहता है, उनके बारे में भी जानना रहता है। तो ये सब होता है गृहस्थ आश्रम में। क्लियर? अगला आ गया वानप्रस्थ आश्रम के बारे में, ठीक है। तो वानप्रस्थ
में आपको जानना जरूरी है। वानप्रस्थ सांसारिक वस्तुओं और भौतिक चिंताओं से अलग हो जाना और शांत, एकांत और धर्म ग्रंथों के अध्ययन और ध्यान में समय लगाना। इस चरण में लोगों को परिवार बुद्धिमान बुजुर्गों के रूप में देखा जाता है और उनसे बच्चों को शिक्षित करने में सलाह और मदद के लिए कहा जाता है। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है, ठीक है, ये वानप्रस्थ जो आश्रम है वो माना जाता है, ठीक है, 50 से, ध्यान से सुनेंगे, 50 से 75 साल के बीच का है, ठीक है, 50 साल से 75 साल के बीच को वानप्रस्थ आश्रम के नाम से जानेंगे, ठीक है। इस चरण का कर्तव्य, ध्यान सुनिएगा, वानप्रस्थ में आपका कर्तव्य यही होता है जो संसार की वस्तुएं होती हैं, ठीक है, और भौतिक जो चिंताएं होती, जो आपके चिंता आपके मन में लगी रहती हर चीज़ को लेकर, ठीक है, तो चिंता से अलग हो जाना, यानी कि उनको चिंता से एकदम अलग, कि हमें कोई टेंशन नहीं, हमें किसी भी सांसारिक वस्तु से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, शांतिपूर्वक एकांत होकर, एकदम अलग होकर, ठीक है, शांतिपूर्वक और सबसे अलग होकर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। जो धर्म है, धर्म ग्रंथ हैं, जो रामायण है, गीता है, ठीक है, महाभारत है, इन सभी का अध्ययन करें और ध्यान अपने इसी चीज़ों में लगाएं, धर्म ग्रंथों में, ठीक है, और ध्यान में समय लगाना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान की चीज़ें हैं उसी में अपना व्यस्त रहना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, उसके बारे में जानना। इस चरण में लोगों को परिवार में बुद्धिमान बुजुर्गों के रूप में देखा जाता है। इस चरण में जो किसी भी परिवार में आप देखेंगे तो जो बुजुर्ग रहते हैं उनको इस रेखा में, मतलब कि इस चीज़ में देखा जाता है, इस जो साल होता है 50 से 75 का, इसके बीच बुजुर्ग जो होते हैं घर के, ठीक है, उनको इसमें देखा गया है, ठीक, वही बात बता जा रही है। और उनसे ये कहा जाता है कि आप बच्चों को शिक्षित करने के लिए सलाह दें और उनकी मदद करें। तो ये होता है वानप्रस्थ आश्रम में। अगला है कि संन्यास आश्रम में क्या होता है भाई, ठीक है। तो संन्यास आश्रम की जो समय सीमा होती है वो होती है 75 से 100 साल, ठीक है, 75 से 100 साल, ठीक है। इसमें मोक्ष प्राप्त करना होता है, यानी कि आप लोग एक तरीके से मान लीजिए संन्यास ग्रहण कर लिए, आप लोग घर से बाहर निकल गए और किसी आपने वन में जाकर, जंगल में जाकर आपने वहाँ पर अपनी कुटी बना ली, उसी में अपना जीवन और भगवान के राम 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 सिया राम, आप जो भी अपना राम भगवान की जो मतलब कि नाम है उसी में आप लीन हो जाएं और पूरी तरह सन्यासी हो जाएं। ना आप लोग घर से मतलब रखें, ना आप लोग रुपये से, ना पैसे से, बस आपका एक ही होना चाहिए, वो है भगवान का नाम जपना, भगवान का ध्यान करना, पशु पक्षियों की रक्षा करना, उनके प्रति सचेत रहना, बस यही होता है संन्यास। आप संन्यास का मतलब ये होता है कि आप लोग संन्यास ले लिए, ना हम गलत करेंगे, ना गलत करने देंगे, ना हम किसी से घर पे रहेंगे, ना हम बाहर रहेंगे, हम सब वन में जा रहे हैं, वहीं पर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, संन्यास लेंगे या फिर किसी नदी के किनारे, ठीक है। या फिर आप लोग देखते नहीं कि बहुत सारे कवि थे, बहुत सारे लेखक थे, वो चले जाते थे अपना किसी तट पे या फिर किसी नदी के किनारे, ठीक है, वहाँ पर अपना पूरा सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आ जाएंगे आप लोगों के समझ पुरुषार्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पुरुषार्थ का अगर हम अर्थ निकालें तो पुरुष प्लस अर्थ, ठीक है। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति को ही पुरुषार्थ कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य के जो लक्ष्य होते हैं उनकी जो पूर्ति करता है तो उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुषार्थ जो है ना, मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष, ठीक है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष, इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा गया है या फिर कहते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे, सिंपल सा भी प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। संस्कार का अर्थ बताइए, संस्कार किसे कहते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण, ठीक है। मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। किसी भी इंसान है उसको पूरी तरह से समुदाय का है, समाज का है, तो उसका जो पूरी जो मन है, जो उसका शरीर है, हर चीज़ उसके शरीर, मन, मस्तिष्क सबको पवित्र करने का काम किया जाता है। किंतु हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को जन्म देना भी है, ठीक है।
तो संस्कार का सिंपल सा मतलब है शुद्धिकरण, ठीक है। आपके अंदर हर चीज़ शुद्ध होना चाहिए। अब भाई विवाह प्रणाली क्या है, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है कि विवाह प्रणाली का अर्थ बताइए, फिर विवाह प्रणाली होती क्या है। तो विवाह प्रणाली उन नियमों और मानदंडों का समूह है जो किसी दिए गए मानव समाज में प्रजनन को नियंत्रित करते हैं। इन नियमों और मानदंडों के सेट से निकटता से जुड़ा हुआ है जो संविधता रिश्तेदारी प्रणाली के आधार पर बातचीत को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए कुछ समाज क्रॉस और समानता चचेरे भाई बहनों के बीच अंतर करते हैं। तो विवाह प्रणाली को बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते ही हैं। ये क्वेश्चन का उत्तर कोई बताने वाली बात नहीं, आप समझदार हैं विवाह के बारे में, ठीक है। हिंदू विवाह के नियम क्या हैं, तो भाई अब हर हिंदू स्त्री पुरुष दूसरे स्त्री पुरुष से विवाह कर सकता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, वो फ्री है, वो कर सकता है। एक विवाह तय किया गया है, 2 विवाह अमान्य एवं दंडनीय भी है, और 3 नंबर पे आप न्यायिक पृथक्करण, विवाह संबंध विच्छेद तथा विवाह न्यूनतम की डिक्री की घोषणा की व्यवस्था की गई है। तो इसमें कुछ 3 नियम बताए गए हैं जो कि आपको मैंने बता दिए। पहला है कि आप किसी से भी विवाह कर सकते हैं, मतलब कोई भी स्त्री किसी भी जात पात को, मतलब किसी भी जात पात में अगर दोनों लोग एग्री हैं तो शादी विवाह कर सकते हैं। 2 विवाह करना दंडनीय है, अमान्य है, ठीक है। ये सब है। विवाह विच्छेद करना यानी कि तलाक लेना, ये भी एक तरीके से मतलब कि गलत ही है, लेकिन अगर कोई करना चाह रहा तो उसके लिए व्यवस्था है ही, आप अलग भी हो सकते हैं। वही बताया गया यहाँ पर, 3 नियम हो गए, क्लियर। अगला आ गया कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति समाज में काफ़ी ऊंची थी, ठीक है, और उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे धार्मिक क्रियाओं में भाग ही नहीं लेती थी, बल्कि क्रियाएं संपन्न कराने वाले पुरोहितों और ऋषियों का दर्जा भी उन्हें प्राप्त था। उस समय महिलाएं धर्मशास्त्र इत्यादि में पुरुषों की तरह ही भाग लेती थी, यानी कि बराबर महिला और पुरुष में अधिकार थे। अगर कोई काम पुरुष कर सकता है तो उसको महिला भी कर सकती है, यानी कि महिलाओं की स्थिति समाज में काफ़ी ऊंची थी, हाई लेवल की थी, ठीक है। वो पूरी तरह स्वतंत्र थे कंपेरिजन टू मैन, यानी कि आदमी की तुलना में, ठीक है। वो हर चीज़ जानकारी ले सकती थी, ठीक, ग्रंथ के बारे में, धर्म के बारे में, हर चीज़ के बारे में वो उनका बराबर हिस्सादारी था, और हर चीज़ में वो अपना काम बटाती थी और हर चीज़ में वो जानकारी लेती थी। अब आप सभी को मालूम है कि पिछड़े एरियो में आप लोग देखते हैं कि क्या व्यवस्था है कि बच्चों को मत पढ़ाओ, लड़कियों को, क्योंकि वो तो घर ही में रहेंगे, दूसरे से शादी कर देना है। बच्चों को पढ़ाओ क्योंकि वही हमारे वारिस बनेंगे। तो ये मामला है। फिलहाल आपकी क्या नज़र है, आप लोग जानते ही हैं, महिलाओं की स्थिति पहले वैदिक काल में बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। समानता थी, शिक्षा की बराबर व्यवस्था थी, ठीक है। विवाह के बारे में, पारिवारिक जीवन, जाति और लिंग, इनमें कोई असमानता नहीं थी, पूरी तरह समान थे, महिला हो या फिर पुरुष हो, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। PDF अगर इसकी प्राप्त करना तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जय हिंद।